हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सही हो गए। तो इससे फर्स्ट जो चैप्टर था, है ना, फर्स्ट जो चैप्टर कराया था इससे पहले उसमें मैंने यूएसए और इंडिया के रिलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जाके वहाँ से देख लेना। तो आज हम बात करने वाले इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। ठीक है, रशिया यूएसएसआर का ही उत्तराधिकारी था। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था। ठीक है, आपको पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैंने इनके रिलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो मैंने लिखा है शीत युद्ध के दौर में भारत के रूस से क्या संबंध थे, मतलब यूएसएसआर से क्या संबंध थे। ठीक है, फिर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और रूस के क्या संबंध थे। ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध कब ख़त्म हुआ था, जब यूएसएसआर का विघटन हो गया था 1991 में। अब चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर और जानते हैं इन दोनों के रिलेशन के बारे में। देखो, जब भी हम नेशनल पावर के बारे में बात करते हैं, है ना, पहले जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ तो वो थी यूएसएसआर और यूएसए। ये आपको पता है और मैंने बताई भी थी। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, ठीक है, इनके बीच एक मजबूत राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध थे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को उत्तराधिकारी बनाया गया, मतलब रशिया को। ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल में भी बड़ा था। ठीक है, और ऐसे को बहुत बेनिफिट थे जो जिसके योग्य था। ठीक है, रूस, इसलिए उसको उत्तराधिकारी बनाया गया। और सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध साझा किया। ठीक है, आज भी ये संबंध आप देख सकते हो, क्योंकि जो यूएसएसआर से भारत के अच्छे रिलेशन थे और ये विरासत में मिले किसको, रूस को, रशिया को। अभी देखो, मैप की बात भी करेंगे। जो फर्स्ट वीडियो थी इससे पहले, उसमें मैं बताना भूल गया था आपको। लास्ट में मैप की बात भी करेंगे, लोकेशन की। ठीक है, जब देखो भारत का हरदम साथ दिया है किसने, सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूस नहीं देता, रूस भी हमारा बहुत बार रूस ने भी हमारा साथ दिया है। जब ही तो हमारे रूस से संबंध है जो अभी मधुर है। ठीक है, और इस बात की जलन हो रही है किसको, अमेरिका को। और मैंने इससे पहले जो चैप्टर 1 बताया था उसमें ये बात बताई भी थी। ठीक है, जब देखो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब सोवियत संघ ने उस समय सक्रियता से भारत के साथ जुड़ा हुआ था और राजनीतिक सैनिक मदद भी कर रहा था। और जबकि जो अमेरिका था वो किसकी मदद कर रहा था पीछे से, भाई पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान किस में मिला हुआ था, भाई सीटों में। ठीक है, जो किसका संगठन था, भाई अमेरिका का संगठन था। मैंने ये पहले भी बताया था आपको। तो अब चलते भाई हमारी हम नेक्स्ट स्लाइड पर। भाई ये जो संबंध की बात हो रही है ना, रिलेशन की बात हो रही है यूएसएसआर और इंडिया के बीच में, तो ये शीत युद्ध के दौर में जो रिलेशन थे ना उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सोवियत संघ ने घुर्षक काल में के दौरान भारत के पर्याप्त आर्थिक सैन्य सहायता दी थी। ठीक है, 1960 तक भारत और चीन की तुलना में अधिक सोवियत संघ की सहायता प्राप्त हो गई थी। मतलब जो चीन है ना, उससे ज़्यादा जो हमारी सहायता कर रहा था वो कौन था, भाई रूस, मतलब सोवियत संघ, यूएसएसआर था। और फिर भाई देखो, कश्मीर मामले पर भारत का पक्ष लिया यूएनओ में किसने, सोवियत संघ ने। यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताई थी। और यूएनओ क्यों बना था भाई, कि विश्व में तीसरा महायुद्ध ना हो। और इससे पहले लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया था जो असफल रहा था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हो गया था जब, तो इसका निर्माण क्यों किया गया था भाई, क्योंकि विश्व को तीसरा युद्ध देखना ना पड़े। और भाई इसकी सफलता तुम आज तक देख सकते हो। देखो, भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि हो रखी है जो गुटनिरपेक्षता की नीति से हटकर ये संधि की थी। ठीक है, जो गुटनिरपेक्षता नीति के खिलाफ है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता नीति का मतलब ही होता है किसी गुट में शामिल ना होना। ठीक है, तो इस बात से भी जो यूएसए है अमेरिका से टकराव की स्थिति में आता है। ठीक है, और सोवियत संघ की तरफ, रशिया की तरफ जो भारत का झुकाव है वर्तमान समय में, इस बात से भी कहीं ना कहीं अमेरिका को, यूएसए को नाराज़गी है। ठीक है, अब चलते आगे। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया था, जिसकी घोषणा 3 बड़े गणराज्य ने की, रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने। ठीक है, सोवियत संघ था जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिसका उत्तराधिकारी बनाया गया रूस को। भाई हमने
सोवियत संघ और इंडिया के बारे में जान लिया, ठीक है, उनके रिलेशन भी जान लिए थे। उसका उत्तराधिकारी बना था रूस। अब उसके बारे में संबंध जान लेते हैं, भारत के क्या रिलेशन थे। देखो फर्स्ट वाली लाइन मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताती थी, ठीक है। 2000 में भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत और रूस के संबंध में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और आर्थिक व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संस्कृत द्विपक्षीय संबंधों में लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ती नजर आ रही है और गुणात्मक रूप से नया स्वरूप देखा जा रहा है, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में खासकर पोस्ट कोविड के संबंधों में भारी गिरावट आई है। इसके सबसे बड़ा कारण रूस के चीन से और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत के लिए कई भू राजनीतिक मुद्दे का कारण बना दिया है। मतलब देखो इससे क्या जाहिर होता है, जो देखो रूस है ना और भारत के बीच में खटास पैदा हुई है भाई, किसके कारण हुई है भाई? चीन और पाकिस्तान के। चीन भाई देखो कोविड आया था जिससे भू राजनीतिक पे प्रभाव पड़ा किसकी? भारत की पे। तो यहाँ पर जो संबंध है थोड़े खटास में नज़र आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए ना, प्रेजेंट टाइम में भारत और रूस के संबंध के हर क्षेत्र में भारत का सहयोग कर रहा है रूस, ठीक है। तो वर्तमान समय में भाई संबंध बिल्कुल मधुर है। अब ऐसा भी नहीं है कि भारत नहीं सहयोग कर रहा उनको, भाई भारत का भी पूरा सहयोग है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारी अब नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारत और रूस के संबंध के क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। इनके राजनीतिक संबंध कैसे, व्यापारिक कैसे, सांस्कृतिक संबंध कैसे है, ठीक। तो भाई यहाँ पर बात करेंगे हम फर्स्ट की राजनीतिक संबंध क्या है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन हुआ है, जिसमें भारत और रूस के बीच राजनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च इंस्तांतगत वार्तायंत्र है, मतलब सहयोग प्राप्त हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2018 में रूस के संग भारत ने सोची शहर में अपना पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है। 2019 में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया, जिससे भारत और रूस के बीच में एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। जैसे कि राजनीतिक साझेदारी के विकास और रूस और भारतीय लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास में उनके विशेष योगदान के लिए प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्राप्त किया गया। देखो आपके समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। देखो ये जो सम्मान है वो क्यों दिया गया है? देखो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं ना, ये उनको मजबूत करेगा और हद से ज़्यादा क्या हो सकता है भाई, विशेष राजनीतिक साझेदारी को बढ़ा देगा। भाई मेरा तो ये कहना, सिंपल में समझ लो कि भाई आपसी सहयोग बढ़ेगा इससे, ठीक है। और भाई ये राजनीतिक वाला ही पॉइंट है, ठीक है। देखो हर साल ना वार्षिक बैठक होती है, जिसमें पहला होता है व्यापार, आर्थिक और वैज्ञानिक, तकनीकी और संस्कृति सहयोग को बढ़ाना, ठीक है। और दूसरे में होता है भाई सैनिक तकनीक को सहयोग करना, जैसे कि ये कोई IRSC, GCMTC हो गया, ठीक है। भाई यहाँ पर व्यापारिक संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रूस के साथ भारत का कुल द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 से 22 तक 3 बिलियन का रहा और वहीं पर अमेरिकी डॉलर का वर्ष 2020 से 21 में 8.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। रूस है ना भाई, यहाँ पर रूस की बात हो रही है। देखो वो अपने पिछले कुछ स्थानों से जिसको 25वां स्थान प्राप्त था भारत के व्यापारिक साझेदारी का, तो उसने भाई अब 7वां स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन चुका है। और वहीं पर 2013 से 16 तक देखा जाए, दोनों के बीच जो व्यापार रहा है उसमें बहुत गिरावट आई थी। हालांकि 2017 से ये बढ़ा और 2018 और 19 में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। किसके बीच में? भारत और रशिया के बीच में। बात करेंगे भाई हम रूस और भारत के रक्षा और सुरक्षा के संबंध के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग एक क्रेता या विक्रेता के ढांचे से विकसित हुआ।
जिसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणाली के संयुक्त अनुसंधान, विकास और उत्पादन शामिल है। दोनों देशों ने नियमित रूप से त्रिसेवा या इंद आयोजित करते हैं। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रम भी शामिल है। अब स्टूडेंट है जो ये सोच रहे होंगे कि ये इंद्र आयोजित क्या है, ठीक है, त्रिसेवा इंद्र आयोजित क्या है, चलो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, आपने आतंकवाद का नाम सुना होगा, ठीक है, ये उसके खिलाफ संगठन कह लो या द्विपक्षीय समझौता कह लो, ठीक है, जो रूस और भारत के बीच में हो रखा है, जो आतंकवाद के खिलाफ विरोध करेगा। तो इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच भारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। मतलब क्या है भाई, इसका ये जिसकी स्टार्टिंग है ना, इसकी नींव रखी गई थी 2003 में, ठीक है। और द्विपक्षीय का मतलब होता है दो पार्टी के बीच का समझौता। अब देखो, ये भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैनिक कार्यक्रम शामिल है, ठीक है। ये कुछ कार्यक्रम है, ये शामिल है, ये आप खुद पढ़ लेना, नहीं तो सर्च मार के आप देख लेना। वैसे तो ये यूपीएससी लेवल का ना टॉपिक है, जो ये मिसाइल है ना, तो ये आपको पेपर में लिखना भी नहीं एग्ज़ाम में, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। और रक्षा और सुरक्षा के बीच में मैंने आपको जो ये ऊपर लाइन बताई है ना, ये एग्ज़ाम में आपको 100% लिखनी है। देखो भाई, आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेरा कहना है आप अगर इसको एग्ज़ाम में लिखते हो तो जो चेकर है वो भाई इससे बहुत प्रभावित होगा, ठीक है। तो एक दो आप याद कर लेना, जैसे भारत वाली जो ये फर्स्ट लाइन लिखी है, जो ये लास्ट लाइन लिखी है, ठीक है, थोड़ी जो आसान हो, जो आप एग्ज़ाम में लिख सको। अब तुम ऐसा बोल रहे होगे कि भाई ऐसा बता ही क्यों रहे हो, अगर याद नहीं करना है तो, है ना, इसको इग्नोर करो, आप ऐसा ही बोल रहे हो। देखो, अगर ये कोई अदर स्टूडेंट देख रहा हो तो उसके लिए तो ये बेनिफिट होगा ना, है ना, तो आप समझ रहे हो ना। तो चलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो भाई अब इस स्लाइड में हम जानेंगे भारत और रूस के बीच संबंधों के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है। तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो लिखा है परमाणु संबंध। देखो, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस और भारत का महत्वपूर्ण भागीदार है। मतलब जो रूस है ना, भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। ये भारत को एक मतभेद रहित अवसर रिकॉर्ड के साथ उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देशों के रूप में मान्यता देता है। देखो, ये फर्स्ट वाली लाइन थी जो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, पहले भी मैंने चैप्टर में आपको ये बताया था। अब बात करेंगे ये कुड एंड कूलम क्या है, ठीक है। देखो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी, जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर रखी है, ये लिखा है भाई KKNPP, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। देखो, ये रूस की सहायता से करीब 13,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ठीक है। ये परमाणु ऊर्जा यंत्र है, ठीक है, जो कहाँ बनाया गया था भाई, तमिलनाडु के एक ज़िले तिरुनेलवेली में, ऐसी कुछ नाम है भाई, ठीक है, उसका मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ पर ये बनाया गया था। ये यंत्र में 6 रिगाटर्स होंगे, जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा यंत्र होगा। इस यंत्र की क्षमता 1000 मेगावाट होगी, ठीक है। ये क्या है भाई, एक परमाणु ऊर्जा यंत्र है, जिसको कब बनाया गया था, कहाँ बनाया गया, तमिलनाडु के एक ज़िले में, जिसका नाम यार शायद मेरे को याद नहीं आ रहा। तो भाई आज का आपका ये होमवर्क है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका ज़रूर नाम बताना ज़िले का। और हाँ, ये बनाया जा रहा नहीं है भाई, बना दिया गया है। ये भाई लास्ट पॉइंट सुन लो बस। देखो, भारत और रूस दोनों बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना को स्थापित कर रही हैं, ठीक है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में, ठीक है। देखो, जो ये IRIGC, ठीक है, और फिर TEC लिखा है ना, तो भाई इसको पढ़ने का भाई कोई मतलब नहीं है, मैं इसको वैसे ही बता देता हूँ आपके। ये चीज़ें देखो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, देखो आप फुल फॉर्म से ही समझ जाओगे, ठीक है, इनके बीच क्या रिलेशन है। भाई यहाँ से I से हो गया इंडिया, R से हो गया रशिया, ठीक है भाई, I से हो गया इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, और C से हो गया कमीशन, और T से भाई हो गया यहाँ पर, T से हो गया भाई ट्रेड, भाई E से हो गया इकोनॉमिक्स, और C से हो गया भाई साइंटिफिक, मतलब वैज्ञानिक, ठीक है। आपको फुल फॉर्म इन सब की समझ आ गई। और भाई अब हिंदी में भी इसका अर्थ समझ लो। देखो, सरकारी स्तर पर प्राथमिक संस्था व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक के लिए भारत और रूस
के अंतर ये सरकारी आयोग है जिसको IRIGC-TEC सहयोग करता है। पहले मैंने आपको ये जो ऊपर लाइन बताई थी ना, संस्कृत आर्थिक क्षेत्र में क्या करता है, सहयोग करता है, जितना भी मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो यह संस्कृत संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो विद्यालयों में, देखो जो रूस के विद्यालय हैं वहाँ पर छात्रों को हिंदी सिखाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर 1500 रूसी छात्रों को हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी के अलावा वहाँ पर तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, पाली जैसी भाषा को भी पढ़ाया जाता है, जिससे सांस्कृतिक सहयोग भी भारत का रूस से बढ़ता है और आपसी सहयोग तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। भारत के संगीत, योग, आयुर्वेद, कुछ अन्य रुचियों में भी रूसी लोग या वहाँ की जनता अपनी रुचि रखती है। तो अब बात करेंगे भाई भारत के लिए रूस का क्या महत्व है। यहाँ मैंने फर्स्ट हेडिंग डाल रखी है, चीन को संतुलित करना। भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो संबंध थे वो खट्टास में पड़ गए थे। तो भाई उस तनाव को कम करने में जो रूस है अपना योगदान दे सकता है, इसमें ये बता रखा है भाई, ठीक है। संतुलित कर सकता है किसको, चीन को, और दोनों के पास वीटो पावर है, ये याद रखना। देखो भारत और रूस के साथ जो आर्थिक जुड़ाव के उभरते नए क्षेत्र भी है, ठीक है। यही नहीं है कि हथियार है, हाइड्रोकार्बन है, परमाणु ऊर्जा, हीरे जैसे सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक जुड़ाव के नए क्षेत्रों उभरने की संभावना है। जैसे मैं बात कर लूँ खनन, कृषि, औद्योगिक, उच्च प्रौद्योगिक जैसे रोबोटिक्स है ना, अन्य कोई क्षेत्र में भी इनके साथ क्या उभरने की हमें संभावना है, ठीक है। इनके साथ भी हम इनका व्यापार कर सकते हैं, तो हमारे लिए ये घाटा ही है भाई, ठीक है। और भाई ये जो तीसरी हेडिंग है, आतंकवाद का मुकाबला। देखो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जब इंटरनेशनल लेवल पर जब ये बात चलती है आतंकवाद की, तो भारत का साथ देता है रूस, ठीक है। आतंकवाद को जल्द से जल्द ख़त्म करा जाए, और हाँ USA भी इनका साथ देता है। भाई वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे जो अमेरिका है और जो रूस है, ये दोनों ही इसका विरोध करते हैं, किसका, टेररिज्म का, आतंकवाद का। कल को देखो दोनों पे वीटो पावर है, ठीक है, दोनों पे वीटो पावर है। कल को जो अमेरिका है अपना रुख बदलता है, तो भाई यहाँ से भारत रूस से अलग नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता, क्योंकि भाई इस पे वीटो पावर भी है और इंटरनेशनल लेवल पे ही भारत का साथ भी देता है, ठीक है। देखो बहुपक्षीय मंच पर संप्रथम जो रूस है ना, वो भारत का आंतरिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC और परमाणु आपूर्ति समूह NCG के स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर ना ये भारत का साथ देता है, ठीक है। इसका ये मतलब, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, UNO है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ, तो उसकी सदस्यता पाने के लिए, स्थायी सदस्यता पाने के लिए जो रूस है, तो उनका फुल सपोर्ट रहता है कि हाँ भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भाई ये लास्ट है जो अपना, ठीक है, लास्ट हेडिंग है ये, रूस का सैन्य निर्यात। देखो भारत सबसे बड़ा हथियार निर्याता है, किसका भाई, रूस का। और पिछले कुछ 5 वर्षों से, जैसे कि 2011 से 15 की तुलना में पिछले 5 साल की अवधि में भारत के हथियार के आयत में रूस की हिस्सेदारी 50% से अधिक गिर गई है, ठीक है। तो आज का भाई चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। उससे पहले हम मैप जान लेते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने है रशिया का मैप, ठीक है। देखो रशिया कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है। तो सोचो सोवियत संघ कितने क्षेत्र में फैला था। देखो जो सोवियत संघ का मैप है ना, वो आप सर्च मार के देख लेना गूगल पे। देखो ये रशिया मैप मैंने आपको बता रखा। रशिया के नीचे आता है मंगोलिया, मंगोलिया के नीचे आता है भाई चाइना, के साथ ही आ जाता है भारत, ठीक है। जो पहले जो सोवियत संघ था वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। जैसे कि लोकेशन देखो मैंने आपके सामने बिल्कुल दिखा दी है। सबसे ऊपर आता है भाई रशिया, उसके बाद होता है मंगोलिया, फिर आता है भाई चीन, ठीक है, उसके बाद आता है भारत। देखो आपको एक अफगानिस्तान दिख रहा होगा, यूक्रेन दिख रहा होगा, बेलारूस दिख रहा होगा ना, ये सब किसका हिस्सा थे, तो भाई ये सोवियत संघ का हिस्सा थे। देखो मैं 15 गणराज्यों के नाम ही बता देता हूँ। रोमानिया, ठीक है, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, एस्टोनिया, जर्जिया, ठीक है, अफगानिस्तान,
किर्गिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान और आपका ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना था और इसका उत्तराधिकारी मैंने आपको पहले ही बताया था, रूस को बनाया गया था। 15 गणराज्यों के नाम मैंने आपको बता दिए, लोकेशन मैंने आपको बता दी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट करना, ठीक है। इसलिए भाई हमें मोटिव मिलता है, इसलिए हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। और आपके एग्ज़ाम कब से है, ठीक है, पॉलिटिकल का एग्ज़ाम आपका कब से है, उस डेट शीट भी बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं तो टेलीग्राम पर तो आप सब ज्वाइन हो, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखो, जाने से पहले एक पॉजिटिव लाइन सुन लो, ठीक है, जो आपको मोटिव कर देगी। देखो, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठना। किस्मत उसे बोलते हैं जो घर बैठे आती है, ठीक है। और हाँ, अब कुछ बनना है अपनी ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना। किस्मत आपके कदम चूमेगी, ठीक है। सक्सेस जिसे आप कहते हो ना, वही कामयाबी। देखो, कामयाब ऐसे नहीं कोई बन जाता, ठीक है। उसका बैकग्राउंड आप जब उठा के देखोगे ना, आज प्रेजेंट टाइम में जितना भी पैसा कमाता है तो भाई उसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करा है। किस्मत के भरोसे देखो, किस्मत मैं मानता हूँ किस्मत होती है, लेकिन किस्मत के भरोसे कभी ज़िंदगी में मत बैठना अपनी। वो मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा कि भाई मेहनत करो, मेहनत मज़दूर भी करता है, किसान भी करता है, उससे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, ठीक है। तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप वो समझो।